ऐसा माना जाता है कि इतिहासकारों का कि उस वंश में जितने भी शासक बने किसी ना किसी के गुलाम रहे। तो जब किसी ना किसी का गुलाम रहेगा तो टाइटल पड़ गया गुलाम वंश। क्या पड़ गया? गुलाम वंश। जैसे क्या आपके पापा का जो टाइटल होगा, टाइटल का बस मैंने वही खानदान का है। खानदान का प्रमाण कैसे मिलता है? दादा होगा, परदादा होगा, बोलेंगे उसका चौथी पीढ़ी का निकालो लिस्ट, तो कैसे आएंगे? आप जाएंगे अपने पापा, पापा से दादा, परदादा, परदादा का परदादा, एकदम लिस्ट निकलेगा, बोले हाँ यही खानदान का है, मिलेगा ना। कई आप लोग करते भी है किसमें, जब अपने आवास से रेसिडेंशियल प्रूफ बनाते हैं तब, कि नहीं बाबूजी का खाली नाम लिख के दे दीजिएगा, बनता है? काहे नहीं बनता है? ये बोलता है कि यहाँ 4 साल हुआ है तो जहां चाहेगा आदमी वही का वंशावली का मतलब उसका प्रॉपर निवास स्थान कहाँ था, वो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। तो जैसे कि धीरे धीरे हुआ तो गुलाम वंश का नींव चला, उसके बाद आगे भी नींव बड़ा वंश का पड़ा। तो ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंश ने? 5 राजवंशों ने। तो 5 राजवंशों का हम लोग कल पढ़ाई कर चुके थे क्रमबद्ध तरीका से, जिसकी कक्षा छूट गई होगी यूट्यूब मंगलम हजारीबाग पर अवेलेबल है, देख लीजिएगा एकदम सेम वे। नहीं तो फिर समय बर्बाद होगी वही चीज को रिपीट करने में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे गुलाम वंश से, ठीक है? थोड़ा सा आउटलाइन दे रहे जो समझ में आएगा। तो ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर जो कब्जा हुआ सबसे पहले जो हुआ मुसलमानों का। जैसा कि आपका 712 ईस्वी में भी मोहम्मद बिन कासिम के समय ही मुस्लिम का आगमन हो चुका था भारत, लेकिन अस्थायी रूप से कहीं भी यहां पर निवास नहीं किए, आए यहाँ की धन संपदा को लूट करके ले जाते थे और अपने देश अफगान वापस लौट जाते थे या तुर्कमेनिस्तान। लेकिन ये जो शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने अस्थायी रूप से भारत में रहा और यहां से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसीलिए माना जाता है कि मुस्लिमों की जो शासन व्यवस्था चालू हुई वो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से चालू हुई, और वो समय था 1206 ईस्वी। कब था? क्योंकि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो होने के बाद उसका शासक जो गुलाम रहेगा वही शासन करेगा। तो वहीं से नींव पड़ा, और ऐसा माना जाता है इतिहास में कि मुसलमानों का जो शासन दिल्ली सल्तनत पर रहा लगभग 320 वर्षों का रहा। कितने वर्षों का रहा? 320 वर्ष तक शासन करेगा मुस्लिम। किस कौन सी कहां पर? दिल्ली की गद्दी पर, और जिसका नाम पड़ा संतलत। संतलत का मतलब होता है सुल्तान। तो मतलब जितने भी शासक थे उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, इसीलिए उसका टाइटल पड़ा संतलत, ठीक है? और मुगल काल में जो उपाधि मिलेगा बादशाह का मिलेगा, वहां राजा को जो टाइटल मिलता था बादशाह का, और दिल्ली सल्तनत में जो राजा बनते थे उसका टाइटल मिलता था सुल्तान का, इसीलिए कहा गया संतलत काल। समझ में आई बात? तो आइए उसी के पर हम लोग डोर डालेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का जो समय पूछा जाएगा एग्जाम में, इसका हर पॉइंट जो जो बताएंगे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आप इंडिया का किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, दिल्ली सल्तनत मुगल काल से क्वेश्चन रहेगा, मतलब रहेगा, ठीक? याद रखिएगा। तो इसीलिए दिल्ली सल्तनत का जो काल माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है? 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है, जो लगभग 320 सालों का था, ठीक है? यहां पर इस वंश में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5 ने। तो दिल्ली सल्तनत को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जिसमें पहला नाम आता है सल्तनत हिंद। क्या नाम आता है? और दूसरा नाम आता है सल्तनत दिल्ली। क्या नाम आता है? तो आपका दिल्ली सल्तनत को कितने नामों से पुकारा जाता है? 2। कौन कौन नाम? सल्तनत हिंद का मतलब होता है सल्तनत का हिंदू में, हिंद मतलब हिंदुस्तान पर शासन, और सल्तनत दिल्ली मतलब होता है दिल्ली के सल्तनत सुल्तान का दिल्ली पर शासन, क्योंकि उन्होंने आगे चल के जो राजधानी बनाई लाहौर से दिल्ली लाई, और दिल्ली से ही पूरा अखंड भारत का कंट्रोल। अखंड भारत करने का मतलब बांग्लादेश, आपका पाकिस्तान और भारत, उड़ीसा सब एक एक थे। बैठ जाए, खाली है, वहां भी खाली है भाई। समझ में आई बात? आइए, तो इस कड़ी में आपका कल बता दिया गया था गुलाम वंश में टोटल कितने शासक बने थे? गुलाम वंश में 11, खिलजी वंश में 5, तुगलक वंश में 9, सैयद वंश में 4, अलोधी वंश में, इसको मोबाइल का तरह याद रख लीजिए, 11 5 9 4 3, 11 5 9 4 3, खत्म। 11 5 9 4 3 हो गया याद।
चलिए, इसका पहले बोले कि इसका टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा। किसी भी वंश का, गुलाम वंश का जो समय माना जाता है वो कब से कब तक माना जाता है? 1206 से 90 ईस्वी तक। इसमें कितने शासक बने थे? 11। अरे बॉय लोग, गर्ल्स लोग ही बोलती है, बॉय लोग काहे नहीं बोलता है? सर सुबह सुबह आज तो मुंह धोवो नहीं किए बोले, तभी आएंगे पढ़े। वो लोग लड़का लोग 12 बजे मुंह धोता है। हाँ, अरे हम वो टीचर है तो पहले स्टूडेंटे नहीं थे। आई ना सोचिएगा कि हम धोते थे। मेरा शुरू से कार्यकाल चालू होता है बचपन से लेके अभी तक वही शेड्यूल है, सुबह 4 बजे। हाँ, जिम्मेवारी रहेगी, लक्ष्य रहेगा। अगर सपोज करो मरियल जैसा पढ़ाएंगे तो पढ़िएगा आप लोग, तब मेहनत करना पड़ता है। आइए ना, साइंस का प्लेटफॉर्म फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, बोलना भूल गए, साइंस की क्लास जो आप लोगों को चलेगी 7 से 8 चलेगी, 3 डेज। ठीक है, जो बच्चे टेक्नीशियन, रेलवे की टेक्नीशियन में है, आरपीएफ है, वो कृपया क्लास कर लीजिएगा तो उद्धार हो जाएगा, नहीं तो भगवान बचाएगा। 7 से 8 जब तक रेलवे का क्लास जब तक चलेगा एग्जाम। ठीक है, फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, क्योंकि बायोलॉजी तो रट उठ के पास कर जाएगा, फिजिक्स को कैसे रटिएगा, केमिस्ट्री को कैसे रखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो रट ना पाइएगा। रट लीजिएगा फिजिक्स को। कल से नहीं, अगला सप्ताह से, सोमवार। हम बांटेंगे ना, फिर उसको शेड्यूल को बढ़ा देंगे। सुबह बुलाएंगे एकदम 6 बजे। चलिए आइए, गुलाम वंश, चलिए बात ही बात करेंगे, याद पड़ गई इसीलिए, लेकिन अगला सप्ताह स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम सारा डेट कैलेंडर दे दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपना कैलेंडर क्या रेलवे ने रिवाइज कर दिया एग्जाम डेट का, देख लीजिएगा, लास्ट टाइम में याद कराएगा तो बता देंगे। चलिए, गुलाम वंश का समय कब से कब तक? 1206 से। दूसरा शासन खिलजी वंश, कब? 20। अगला जो होता है तुगलक वंश, उसका शासन कब से कब तक? ठीक है, 1320 से 1414। अगला किसका शासन था? सैयद वंश, कब से कब तक? 51। कुल कितने शासक बने थे? 4। अगला कौन सा वंश? मैंने लास्ट जाते थे वॉल्यूम साउंड में पढ़ाएंगे, धीरे 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 कम जाए। अगला शासन कौन था? अभी भी साउंड में आया, बोले इसके। लोधी वंश, कब से कब तक? 14 से 51 से लेके 1526। कितने शासक बने इसमें? हम चिल्लाते तो बोलता रोड तक आता, तो लोग आवाज क्लास के बाहर तक नहीं जाता है। हाँ? ओह सॉरी। अच्छा, 11 5 9 4 3, ठीक है। चलो, इसका ट्रिक्स बता दिए थे ना? क्या याद करने का ट्रिक्स क्या है? बोलो। गुलाब खिले तो कष्ट बोलो, ऐसे बोलो, गुलाब खिले तो सांस लो। लग रहा है किसी को एडवाइस कर रहा है। देखो, इस वंश में गुलाब का मतलब हुआ कौन सा वंश? गुलाम वंश। खिले का मतलब क्या हुआ? खिलजी वंश। तो का मतलब क्या हुआ? तुगलक वंश। सांस का मतलब क्या हुआ? सैयद वंश। और लो का मतलब लोधी वंश। ये वंश का क्रम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसी पूछा जाता है, इसलिए बार बार बोले रट लो। आज जब जब परीक्षा में बैठोगे तब तक जाएगा, नंबर उड़ेगा। अब संस्थापक, पक्का है कि संस्थापक पूछा ही जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन की। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां। और लोधी वंश का संस्थापक, यहां से आपका 3 से 4 नंबर मिलेगा। इतने में एक कौन है क्रमवत, दूसरा कब से कब तक ईस्वी चला, और तीसरा संस्थापक। 5 चौका 20 क्वेश्चन ऐसे बन गए यहां पर। आइए, अब यहां पर हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर पहले काबिज होने वाले जो वंश का नाम था, क्या था? गुलाम वंश। कार्यकाल कब से कब तक? ये तो टोटल का टोटल है दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद आपका इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 12 बोल चुके। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक, और ये जो प्रभावित हुआ मोहम्मद गौरी, इसको शासन नहीं बैठा बनाया,
शासन बनाएगा योग्य को, क्योंकि अगर योग्य नहीं रहेगा तो कोई दूसरा राजा शासन करेगा कि नहीं। तो इसकी कहानी थोड़ी पीछे है, जो पिछले क्लास में आपको बता दिए थे, जिसका कहानी था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का लड़ाई। तो तराइन जिसको कहते हैं क्या, तराइन की दूसरी लड़ाई। तो पहली लड़ाई में तो हार गया मोहम्मद गौरी, तो दूसरी लड़ाई जब कब हुआ था, 1192। अगर ये तराइन की दूसरी लड़ाई नहीं होता तो भारत में कभी भी मुस्लिम सत्ता स्थानांतरित नहीं होती, स्थापित नहीं होती। तो जब पहली बार 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया, तो वो अपना देश लौट गया, और लौट जाने के बाद वो अपना शक्ति को संयोजित किया, और जब शक्ति को इकट्ठा करना पड़ा तो उसी समय उसे गुलाम मिले, सबसे 3 गुलाम मिले, जिसमें आपका नाम बता चुके हैं। पहला मिला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा मिला आपका एल्दोस, और तीसरा मिला कुबाचा। 3 गुलाम। बोला अभी तुमको पूरा किताब पढ़ जाना, पूरा पढ़ जाएगा, आप लोग पढ़िएगा। नया कोचिंग पढ़े, पढ़ाई लिखाई बाद में, पहले सुताई पहले होगा। विद्यार्थी जीवन पहले सुताई होता है। 3 गुलाम बना, तो 1 साल के बाद फिर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। और तो ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का कि गुलामों की वजह से ही मोहम्मद गौरी को किसके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान पर विजय मिली। तो जब मिलेगा तो प्रसन्न हो जाएगा, क्या होगा, वो विश्वास जताएगा कि ठीक है, अगर हम नहीं रहे तो कोई है जो हमारे द्वारा जो संपत्ति जीती गई है उसको बचा के रखेगा। जैसे आप लोग का बाबूजी का संपत्ति होबे करेगा, हो गया तो क्या होगा, बेटा में अगर एगो काबिल 2 नाकाबिल निकलेगा तो बाबूजी बोलेगा अच्छा चलो 2 तो बेकरिया बेटा है, कम से कम एगो तो कमाई वाला है, माने हमारे दादा परदादा का संपत्ति बचा के रखेगा। तो गांव में घर में डायलॉग मिलता है ना, सब बेकरिया, हम मर जाएंगे तो तू लोग बह जाएगा, ये डायलॉग बोलता है ना, बोला जाता है मोटा भाषा में। कहने का मतलब कोई काबिल बने कि अपने पूर्वजों की संपत्ति को सुरक्षित रखे। सुरक्षित रखना है ना, अरे बोलेंगे कि 5 कट्ठा जमीन बेचो, सर पढ़ाई लिखाई बाद में ना बेचो वो जमीन, क्या बेचेंगे, पूर्वजों की संपत्ति है, मेहनत करके हम कमाएंगे पैसों को। लेकिन जो रहा ड्रिंक यार्ड पिए वाला सब बेच बाच के भाग जाता है, हो जाता है ना, बर्बाद कर देता है। तो ऐसी नहीं करना। तो इसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक को वो योग्य समझा, क्योंकि उन्हें पृथ्वीराज चौहान को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और मोहम्मद गौरी चल गया वापस। तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा, गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। तो जब ये गुलाम था तो इसको खरीदा गया था, बाजार से खरीदा था, ठीक, तो खरीद के लाया था। तो आगे चल के इसको हार ले लिया कौन, मोहम्मद गौरी ले लिया। तो ये गुलाम रहा, तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम बना, इसीलिए आगे चल के नामकरण पड़ दिया दिल्ली सल्तनत पर पहला गुलाम वंश जो बनाने स्थापित किया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना। यही इसकी कहानी थी, समझ में आई थी कहानी। आगे इस वंश की जो दरबारी भाषा रखी गई थी फारसी, क्या रखी गई थी, फारसी। और बोला गया था इस वंश की सबसे प्रमुख भाषा भी मानी जाती थी, क्योंकि देखो कहीं भी शासन व्यवस्था को चलाना है तो वहां कामकाजी भाषा रखना होगा ना। अब लोग झारखंड की सब भाषा अंग्रेजी में कर दे, एज फॉर एग्जाम्पल, किसी को धसेगा, मुश्किल से तो पढ़ाई करते हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़ाई करते हैं, आपस से अंग्रेजी कुछ धसबे नहीं करेगा। अच्छा बताओ, झारखंड का मातृभाषा जानते हैं, 7 गो ही है। झारखंड की बोल रहे, देश की भाषा नहीं बोल रहे हैं। जितने भी है क्षेत्रीय भाषा में कुछ जानते हैं, बोलने जानते, लिखने जानते हैं, नहीं, खोटा बोले जानते, लिखे जानते हैं। दिल्ली दूर है सर, से बढ़िया तो हिंदी है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो गुलाम वंश की अगर दरबारी भाषा पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, फारसी। और इस वंश का प्रथम शासक जो बनेगा, कौन बनेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्थापना करेगा वही ना गद्दी पर पहले बैठेगा। तो इसीलिए अगर बोला जाएगा गुलाम वंश के प्रथम शासक का नाम बताइए, तब कुतुबुद्दीन ऐबक। इतना बोलते बोलते याद होना चाहिए। अब गुलाम वंश में बताए थे टोटल कितने शासक बने थे, 11। सबका लिस्ट है, एकदम 1 साउंड में गनगना के बोलिएगा। कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, बयान शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन शाह, बलमन शाह, या कैमुवार या क्यूमार्स, इतने थे। तो इसमें भी फिर वंश अलग अलग बना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो वंश किस वंश के अंतर्गत में रखा है, जो कुतुबी वंश। इल्तुतमिश से चला कौन सा, शमसी वंश या इल्बरी वंश। और यहां पर कुतुबुद्दीन के समय जो राजधानी थी वो कहां राजधानी थी,
लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश के समय राजधानी कहां बन गई? दिल्ली बन गई। ठीक, आइए इसके बाद बोला गया है, देखो ऐबक जो होता है मोहम्मद गौरी के 3 गुलामों में से एक था, अभी बताएं आपको। ठीक है, जो चीज बताएं उसी चीज को रिमाइंड कर रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। अब वो गद्दी पर बैठा, उसका मालिक का कोई संतान नहीं था तो वो घोषित कर लिया, नहीं कर लेता तो दूसरा आ जाता। तो इसीलिए ये बताया गया कि प्रारंभ में ये शासन जो कर रहा था लाहौर में, तो वहीं पर उसने राजधानी बनाया। तो दिल्ली सल्तनत का प्रारंभिक राजधानी बोला जाएगा तो कहां बोलिएगा? लाहौर। कहां बोलेंगे? लाहौर। इल्तुतमिश जब आएगा तब उसके बाद बनेगा दिल्ली सल्तनत का राजधानी दिल्ली बनेगा। ठीक, तो उन्होंने बोला गया दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, देखो पहला मुस्लिम शासक जो बनेगा कौन बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक बनेगा, क्योंकि इससे पहले आते थे मुसलमान लोगों ने आक्रमण किए, लेकिन वो भारत में स्थायी रूप से नहीं रहते थे, वो वापस धन संपदा लूट करके अपना देश बनाए थे ना। आगे की कड़ी में देखो क्या हुआ, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कहां का निवासी था? तुर्क का, जिसको जाना जाता है तुर्कमिस्तान। ठीक, आपको बताया गया था ना कि आपका दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक 4 जो हुए वो तुर्की थे, और अंतिम शासक जो लोधी वंश का था वो अफगान का था, अफगानिस्तान का। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन का अर्थ देखो क्या होता है? चंद्रमा का देवता। माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मीनिंग निकालेगा तो कुछ तो निकालवे करेगा। अब वहां तो तुर्की भाषा तो जानेगा नहीं, फारसी, तो उसका मीनिंग समझा भारतीय लोगों ने, इतिहासकारों ने, कि इसका मतलब होगा चंद्रमा का देवता। फिर इसके बाद देखो इसकी कहानी क्या है। बचपन में ही दास के रूप में वह निशापुर के बाजार से लाया गया था। ठीक है, निशापुर, वहां से उसे खरीदा था। पहले कौन करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, उसको खरीदने वाला काजी था। काजी समझते हैं ना? ये समझते हैं? काजी का मतलब ये होता है, जो क्या बोला जाता है, हम लोग जैसे पुरोहित बोलते हैं उसी तरह काजी क्या होता है? काजी वही ना, हाँ वही पुरोहित जो हिंदू धर्म से पूजा पाठ कराने वाले, उसी तरह मुस्लिम धर्म में जो होते हैं ना पूजा पाठ कराने वाले, जो इंफॉर्मेशन देने वाले कब क्या धर्म है, उसी को काजी बोला जाता है। तो कहने का मतलब जब मोहम्मद किसको, जब कुतुबुद्दीन ऐबक को बाजार में देखा था, कहां पर? निशापुर के बाजार में देखा, घूम रहा है इधर उधर बच्चा वो, तो बोला क्या करेगा बच्चा? बोला कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। जैसे मिल जाता है ना, मान लीजिए ऐसे भी दयावान, जैसे भी हम लोग अनाथ आश्रम में जिसकी संतानें नहीं होती वहीं से नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये परोपकारी थे। जैसे देखो धर्म से कोई भी जुड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं उसमें हृदय में ममता दया की भावना रहेगा, ये चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। और जो धर्म, जिसके मन में धार्मिक नीति नहीं होगी, वो क्रूर स्वभाव का रहेगा। ठीक है, तो ये जनरली काजी थे, तो इसमें धर्म की भावना जुड़ी हुई थी। तो जब इस बचपन को देखा दास के रूप में निशापुर के बाजार में, तो वहां काजी थे जिसका नाम था फखरुद्दीन अब्दुल जलील कूफी। अच्छा, अजीज है अली में, उनका पूरा नाम, काजी का नाम क्या था? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ठीक है, हाँ कुकी को नाम है, ने खरीदा। तो इसको खरीदा, तो देखो खरीदा तो नहीं, इसका उपकार भी करेंगे, ऐसा नहीं सोचिए क्या आया। दास होता है ओरिजिनल, ये लोग गुलाम था, आज के फर्जरी वाला नहीं, लेगा रातें गायब कर दिया सब, 9-2-11 है ना, लाएंगे अनजान आदमी को घर में, रात में देखा पूरा घर खाली करके गायब। ऐसा गुलाम नहीं, पहले जो गुलाम मतलब मालिक का वफादार, वो जो बोलेगा मालिक सब चीज है उसके लिए। तो लाया, तो वो जो लाने वाले थे काजी, उनके नाम क्या थे? बोलो एक साथ, मैंने किसी लगता है 4-5 को के बोले आता है, का हिंदियों नहीं आता है? बोले ले, बोले वन साइड में, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी। फिर से बोलो, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी। तो जब लाए तो आगे चल के इसी का नाम पर मस्जिद बनवाएंगे, पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां से खरीद के लाया था? तो इससे क्या सीखने को मिला? खरीद के लाया।
इससे सीखने को ये मिला कि अगर आपके अंदर में योग्यता है, चाहे जैसे भी परिस्थिति है, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। कैसे? उसमें योग्यता होनी चाहिए। योग्यता कहने का मतलब उसका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, परिस्थिति से घबराने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे अभी जैसे बोलेंगे सर हमसे जीके नहीं होता है, मैथ बनता नहीं, रीडिंग नहीं मिलता है, मैथ समझ में नहीं आता है, इंग्लिश भगवान भरोसे है, जीके जीएस याद नहीं होता है, और कौन बच गया, रीजनिंग में थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, और नौकरी नहीं होता है। और नहीं होता तो काबिल बनिए, टाइम दीजिए। अगर ये बोलता कि हम तो गुलामे हुए, गुलामे के रूप में जिएंगे मर जाएंगे, तो इसको कभी खरीदता मोहम्मद गौरी? उसमें कुछ टैलेंट बनाया तभी ना खरीदा। तो अपना टैलेंट को उजागर कीजिए, जो था रहने दीजिए। आप जब मंगलम में आ गए तो दृढ़ निश्चय कीजिए कि चाहे कुछ हो जाए, खून का एक कतरा बह जाए, सलाइन वाटर चढ़े का इन्हें, लेकिन नौकरी लेकर के रहेंगे। हाँ, जब जब सलाइन वाटर चढ़े, जब जब चाह मन करे तब तक चढ़ाओ, जब मन करे, लेकिन छोड़ो नहीं, सलाइन वाटर चढ़ा रहे, इधर पढ़ाई होता रहे और रील्स बनता रहे। इधर देखिए देखिए, एकदम लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए ये तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, सलाइन वाटर चढ़ा करके पढ़ रहे हैं हम। बोले वाह, विद्यार्थी हो तो ऐसा है ना, ये नहीं कि सूता रहे और फिर बनाए रील, कोई नहीं देगा। झूठे मूठे सलाइन वाटर घुसा लेना, मिलता है मार्केट में 20 रुपया बोतल, ऐसा देखिए पढ़ रहे हैं, इधर किताब रखना, इतना दिन से को बनाएगा रील, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? तो ये गुलाम था पहले, ठीक है। तो गुलाम जो होता है, मोहम्मद गौरी को खरीदने से पहले ये किसी काजी के अंदर में गुलाम रहते थे। काजी का नाम बता दिए, उस काजी का नाम था फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इसके बाद होता है मोहम्मद गौरी की सेवा में आने के बाद, तो आगे चल के मोहम्मद गौरी ने उस काजी से खरीद लिया। अब काहे खरीदा? क्योंकि उसमें टैलेंट था। क्यों खरीदा? क्योंकि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना चाहता था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से हार चुका था वो 1191 ईस्वी में। तो फिर वो अपना शक्ति को पूरा इकट्ठा करने लगा, जैसे आप लोग भी करते हैं। एगो को मार दिया, अभी मार दो, बताते हैं, लौट जाने दो, पूरा बटोर के 20 गो लड़का को ले आए, अब मिल गया गांधी मैदान में, पकड़ के पीट दिए, फिर चल गए। ऐसी ना करते हैं, अपनी शक्ति को संग्रहित ऐसी ना करते हैं कि अलग तरीका से करते हैं? नहीं, अकेले मार लो, मैंने बोला मारो बेटा, अभी मारिए लो, हमरा जितना मारना है, मिलेंगे फिर हम रास्ता में तुमको। तो इसीलिए वहां पर अपने शक्ति को संग्रहित किया, तो ये भी किया शक्ति को संग्रहित, और उसी शक्ति के संग्रहित आने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो राजा के अंतर्गत में चला गया। अब जीवन में परिवर्तन होगा, जहां एक रोटी खाता था वहां मिलेगा घी वाला रोटी, एकदम मारेगा, 20-20 को पराठा मारेगा, है ना, पूरा एकदम दन खाना खाएगा। ये 10 किलो सेव, 10 लीटर दूध एक के बार पी जाएगा। हाँ, पहले जमाना में पीता था, अभी चाय का तरह दूध पीजिएगा, इतना दूध अच्छा नहीं लगता। क्या खाए? मैगी खाना है, चाउमीन खाना है, अरे उसी से पेट काम चला लेना है, वही जीवन चलता है। अब घर में मिलेगा रोटी, अच्छा नहीं है। तो इसी मोहम्मद गौरी की सेवा में आने के बाद बोला गया कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया, और मोहम्मद गौरी ने उसे क्या पहले बनाया? आमीरे आखूर सबे, जिसका मतलब होता है शाही घुड़साल का अधिकारी। शाही घुड़साल का अधिकारी का मतलब होता है सैनिकों के लिए जहां घोड़ा रखा जाता था उसको अधिकारी पहले बनाया। पहले उसको नहीं बना दिया सेनापति, पहले उसको अधिकारी बनाया। ट्रेंड करता है, नीचे से ना ट्रेंड किया जाता है, एक के बाद सेनापति देखे वो लायक है कि नहीं, तो उसको सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, जो शाही घुड़सवार रखा है। घुड़साल उसे कहा जाता है जहां सैनिकों के लड़ने के लिए जो घोड़ा जिस पर लड़ाई करते हैं उसकी देख रेख का निगरानी, उसको अधिकारी नियुक्त किया, और उसी को नाम क्या बोला उसने? आमीरे आखूर। क्या नाम बोला गया? बोलता नहीं पीछे से, क्या नाम बोला? अरे यहां बोलो, रूम में तो नहीं बोलता होगा, कोई देखने ले सुनने ले, कम से कम यहां बोलो। यहां कौन किसका आवाज को पहचानता है? तो आगे चल के कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कराया गया। कब कराया गया? 25 जून 1206 ईस्वी में। काहे कराया गया? कहानी बताएं। इसलिए कराया गया कि इसका मालिक मर गया। मालिक कौन था इसका? मोहम्मद गौरी मर गया 1206 ईस्वी में, तो उसका बाद तो इसी का स्थान आएगा, क्योंकि सबसे फेवरेट आदमी था, फेवरेट व्यक्ति था।
तो 25 जून 1206 ईस्वी को उन्होंने लाहौर में अपना अभिषेक किया और लाहौर की उन्होंने अपनी राजधानी घोषित किया। कौन घोषित किया? कौन घोषित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखो उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और तराइन की दूसरी युद्ध के बाद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जितने भी क्षेत्र जीते थे उसका प्रबंधक नियुक्त कर दिया और इस क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को आगे चल के मुख्यालय बनाया। क्योंकि वो तो क्या था, मोहम्मद गौरी जीतने के बाद वापस लौट गया देश, तो जब जीत जाएगा तो नियंत्रण करेगा। तो बोला उन्होंने राजधानी डिसाइड किया कहां? लाहौर में। लेकिन दिल्ली का कंट्रोल कैसे किया जाए? तो दिल्ली को तो राजधानी बना नहीं सकता था, क्योंकि राजधानी कहां बनाया था? लाहौर को। तो दिल्ली का निकट इंद्रप्रस्थ जगह था, वहीं पर उन्होंने मुख्यालय बनाया। जैसे बोलेंगे झारखंड का मुख्यालय कहां है? मुख्यालय मतलब सारा हेडक्वार्टर वहीं देखने को मिलेगा, हर चीज का हेडक्वार्टर वहीं मिलेगा कि हजारीबाग में? नहीं मिलेगा। जहां पर राजधानी होती है वहां होता है। अब मान लो झारखंड का राजधानी बना दिए कहां पर? सपोज दैट रांची में है, तो अगर मुख्यालय बनाने को मिला तो ब्रांच ऑफिस कंडक्ट, जैसे उप राजधानी, झारखंड का उप राजधानी कहां बनेंगे? कहां बनाया गया? क्या दरकार है? राजधानी है तो उप राजधानी कहां बनाने गया? इसलिए बनाया जाता है कि अगर किसी तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो, अगर कंट्रोल हो, तो इसीलिए एक काम चलो जगह बनाया जाता है उप राजधानी, कि वहां से भी साइड का एरिया का मॉनिटरिंग कर सके। ठीक है, तो समझ में आ गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर राजधानी बनाया था? लाहौर। और अपने दिल्ली का संचालन के लिए मुख्यालय कहां बनाया था? इंद्रप्रस्थ। और वो गद्दी पर कब बैठा था? बोलो 25 जून 1206 ईस्वी में। कब गद्दी पर बैठा था? आगे आगे चल के देखो 1208 ईस्वी में 6 में तो गद्दी पर बैठा हो। तो मोहम्मद गौरी का भतीजा था, उसका अपना संतान नहीं था, जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद। क्या नाम था? ने कुतुबुद्दीन ऐबक के दास मुक्ति पत्र देकर उसे कौन सा उपाधि दिया? सुल्तान। मतलब बोला तो आप तो मेरा चाचा मरिए गया, नहीं देंगे उपाधि तो हम लोग को छोड़ेगा ये? तो बोला भैया उसको दास मुक्त कर दीजिए। दास मतलब समझते गुलाम। जब तक उसका मालिक आदेश नहीं देगा तब तक उसका जीवन भर गुलाम, उसका गुलाम नहीं, उसका खानदानों का। और मूवी में देखे थे ना बाहुबली में, कटप्पा गुलाम रहता है ना, किसका गुलाम रहता है? एक कटप्पा किसका गुलाम रहता है? कौन सिंहासन था? राजवंश का लड़ाई चल रहा था, माहिष्मती। मतलब वो क्या था? कटप्पा का माहिष्मती का गुलाम था। वो किसी राजा का गुलाम नहीं था, वो माहिष्मती का गुलाम था कटप्पा। क्यों था? कि इस राजा माहिष्मती के सिंहासन पर जो भी राजा बैठेगा उसकी सुरक्षा वो करेगा, उसी का बात सुनेगा। समझे? गुलाम। आप समझ में आ गया वो गुलाम का स्टोरी। इसीलिए बाहुबली कौन था? माहिष्मती। कौन कौन का नाम था बाहुबली का? हाँ, महेंद्र बाहुबली, उसी को मारता है। समझ में आया गुलाम का मतलब? अरे समझना है ना, नहीं समझा क्लियर कैसे कॉन्सेप्ट होगा? तो जब उसकी संतान मतलब क्या हुआ, मोहम्मद गौरी मर गया, तो उसका भतीजा जो था तो उसको गुलाम से मुक्त कर दिया कि अब आप गुलाम नहीं रहेंगे। तो वो अपने मालिक के प्रति इतने वफादार था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, कि उसने उसकी दास पत्र को स्वीकार नहीं किया। मतलब उसे सुल्तान की उपाधि मिला लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। वो बोला हम गुलाम थे तो गुलाम ही रहेंगे, बट उसको टाइटल से मुक्त कर दिया कि अब तुम दास नहीं रहेगा। राजा बन गया तब दास का ही रहेगा, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया। तो वही बोला कि जिसको सुल्तान दास से मुक्ति दिलाने वाले अगर व्यक्ति का नाम पूछेगा तो उसका नाम क्या रहेगा? गयासुद्दीन महमूद। क्या नाम रहेगा? गयासुद्दीन। और गयासुद्दीन महमूद किसका भतीजा था? ठीक। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये जनरली तुर्कमिस्तान से तुर्की रहने वाले थे, तो वहां पर अपने ही राजवंश का स्थापना करेंगे ना। सपोज दैट आप चल गए कन्हरी पहाड़ पर और वहीं पर पूरा बसा दिए पूरा गांव वाला आदमी को, तो आप ही संस्थापक कहलाइएगा। ठीक। तो इसीलिए तुर्की साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है भारत में, किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसके बाद देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मालिक और सिपह सालार की पदवियां धारण की।
मालिक बना और सिपा सालार बना, लेकिन कभी भी सुल्तान नहीं बना। ठीक है, इसीलिए क्यों? क्योंकि वो मालिक के प्रति बहुत वफादार था, कुतुब मोहम्मद गौरी के प्रति। तो इसलिए माना जाता है इतिहासकारों का कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाता है तो इल्तुतमिश को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? क्योंकि उसी ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की। इसीलिए अगर बोला जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो किसको बोलेंगे? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश भी गुलामे था, और गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। बाद में उसको अपना दामाद बना लेता है। तो यहां तक समझ में आई बात? आगे देखो, अपनी दानशीलता के कारण वो लाख बख्श, माने लाखों का दान करने वाला, और हाथियों की दान करने के कारण उसे कहा जाता था पील बख्श। ठीक है, तो ये टाइटल मिला था, तब जान भी कर दिया था अब हम लड़ाई उड़ाई करना है, ये नहीं पूरा सस्ता संभाल रहे, तो अब दान संपत्ति दान करने भी कुछ लगा, कुछ जोड़ा था नहीं कि पुण्य उन कर लो, लास्ट में स्वर्ग का रास्ता खुल जाए, है ना। देखो अभी कितनों करेंगे, लास्ट में बोलते हैं ना पूरा पैसा कमाओगे तो क्या करोगे? बाबा 100 रुपया, अच्छा लो जी 1000 रुपया ले लीजिए, दे दीजिएगा, तो ये और 100 रुपये नहीं दीजिएगा आप लोग। बोलेगा 100 रुपया? पता है 100 रुपये में लॉज में 2 दिन भूखले रहते थे, पढ़ते थे हम, आज 100 रुपया मांगे लाए, नहीं दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा, थोड़ा सा दान किया जाता है। तो बोला अपनी दानशीलता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श। और हाथियों के दान करने के कारण से क्या कहा जाता था? पील बख्श कहा, नाम से विख्यात था। उसके बाद बोला है इसके दरबार में रहा करते थे एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था? मिनहाज ओ सिराज। क्या नाम था? रहते थे जिन्होंने तख्तात ए नासरी पुस्तक लिखी। तबकाते नासरी, क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो तबकाते नासरी पुस्तक के रचयिता बोला जाएगा तो कौन थे? मिनहाज ओ सिराज। ठीक है, इसके बाद इसके दरबार में हसन निजामी भी थे, जिन्होंने ताज उल नासिर पुस्तक लिखा। सब आएगा, फतूर के मिस्ताने वाला वर्ड मिलेगा आपको ना। तो इसके दरबार में अगला कौन रहा करते थे? हसन निजामी। क्या नाम था? फिर से बोलो, फिर से बोलो। और क्या लिखे थे पुस्तक का नाम? ताज उल, फिर से बोलो, अभी भी साउंड नहीं आया, फिर से बोलो। ताज उल नासिर, थोड़ा सा से हम सभी को सुन लेते हैं। ठीक है, ताज उल नासिर पुस्तक लिखे। और ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने वाले शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये अजमेर विजय के उपलक्ष्य में बनाए थे। तो अजमेर विजय के उपलक्ष्य में क्वेश्चन पूछा गया है 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने वाले शासक का नाम बताओ। तो शासक का नाम कौन था? याद रहेगा ना? ठीक, कहां बनाए थे? आगे देखो, इसने भारत की प्रथम मस्जिद बनाया, और जिसका नाम था कुब्बते उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम, नाम बोलो। मस्जिद, पहली भारत में मस्जिद का नींव पड़ा, मस्जिद में नमाज अदा करना था। और ये मस्जिद जो बना था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के किला, जिस किला का नाम था राय पिथौरागढ़ के स्थान पर, मतलब जो किला था पृथ्वीराज चौहान का राय पिथौरागढ़, उसको नष्ट किया और उसी जगह पर जो बनाया मस्जिद, उस मस्जिद का नाम था कुब्बत उल इस्लाम। क्या नाम था? बोला बहुत फेमस जगह, तोड़ो और बनाओ। वहां पर जो है आपका दिल्ली में पड़ेगा, ठीक, क्योंकि दिल्ली में अजमेर का आसपास का एरिया में शासन कर रहा था। जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो बनाया था बिग्रह राज बिस्लेदव
चतुर्थ द्वारा निर्मित सांस्कृतिक महाविद्यालय को तोड़ दिया था। वो जो सांस्कृतिक महाविद्यालय बना था उसको तोड़ करके वहीं पर बनाया था 2.5 दिन का वो झोपड़ा। अगर 2.5 दिन का झोपड़ा नहीं टूटता, वह सांस्कृतिक महाविद्यालय था स्थित। समझ में आया? कॉन्सेप्ट होता है ना। तो इसीलिए इसका पूरा जैसे खाली 2.5 दिन का झोपड़ा आपके बुक में लिखा रहा है, लेकिन कहां टूटा जान लीजिए। जो आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन इस वास्तविक सच्चाई क्या था वो समझिए, नहीं तो खाली ही नहीं समझिए। तो भारत में प्रथम मस्जिद बनाने वाले व्यक्ति का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और उस मस्जिद का नाम क्या था? बोलता नहीं है, क्या नाम था? कुतुब इस्लाम, ठीक है। वो कहां बनाया था? पृथ्वीराज किला को तोड़ करके, जिसका नाम, किला का नाम कहां था? गढ़। और 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनाने वाला था वो कहा, किसके तोड़ा था? विग्रहराज विशेलदेव चतुर्थ ने जो बनाया था सांस्कृतिक महाविद्यालय, उसको तोड़ करके वहां बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। जो कहां स्थित था आपका? अजमेर में, ठीक। इसके बाद इसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है कुतुब मीनार। जानते हैं ना? हाँ, फोटो लगाना भूल गए। समझिए ना, कहा है आप लोग तो देखने की भावनाओं को समझिए, कहा लिख रहे हैं, ठीक है। 5 मंजिला है, ठीक है। 10 मंजिला ना गिन लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा कि कौन कुतुब मीनार है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बोला गया कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने कराया, लेकिन ये पूरा नहीं कराया। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध सूफी संत, देखो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसके लिया था ना। माने काजी लोग ही इसको दास से लिया था, तो एहसान चुकाया काजी लोग का ही नाम दे करके। देखो कौन सूफी संत का नाम पर रखा, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो समझ में आया कुतुब मीनार का वास्तव में नाम क्या था? समझ में आया? क्या नाम था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही उस मीनार जो बनाया, उस मीनार का नाम पड़ा कुतुब मीनार। हाँ, कुतुब मीनार, ठीक है। तो कुतुब मीनार, नौकरी चाकरी कीजिए तो मिलेगा देखने का, आप जाने के लिए नहीं, चढ़ने नहीं देगा आपको। अब ऐसी है, देखिएगा वहां सब घेरा लगा दिया, हाँ, उसमें दरार आ गया, टूट गया। अजमेर में नहीं, दिल्ली में। ये बोलता अजमेर में, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये दिल्ली में बनाया। तो जो बोला गया कुतुब मीनार का कार्य जो प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो पूरा नहीं करा पाया। लेकिन उसका जो कुतुब मीनार का नाम जो पड़ा, वो एक सूफी संत थे, उसी का नाम पर दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपना याद आएगा ना बीते हुए पल। आप लोग को भी याद आता होगा बचपन के वो पल, कितना बढ़िया था। खाते थे, रूम में सोते थे, स्कूल जाए के मन नहीं करता था, नहीं जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अभी का जीवन में काहे नहीं गया, क्या हुआ, जवाब दे पड़ता है। तो इसी प्रकार उन्होंने एहसान चुकाया, क्योंकि अगर उसको ख्वाजा ने उसको गोद नहीं लिया, दास दिया था, तो वो नहीं पहुंच पाता। तो वो जब पैसा कमाया तो उसको एहसान चुकाया, और उसे जो मीनार लाया उसका नाम उन्हीं के नाम पर कर दिया। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वो दूसरे थे, ख्वाजा थे, लेकिन उसे कोई काजी नहीं ना गोद लिया था, तो इसीलिए उन्हीं को और फेमस, तो उसके नाम पर रख दिया। कौन सा सही में आई बात? तो इसका जो कार्य पूरा करेगा, इसका दामाद पूरा करेगा आगे चल के इल्तुतमिश। तो देखो बोला गया ऐबक ने अफगानिस्तान में जाम सितार से प्रेरित होकर दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। ये कुतुब मीनार की प्रेरणा आई कहां से इसके अंदर में, कि बनाना चाहिए भाई, दिल्ली में भी कुतुब मीनार बनाओ। तो उसने अफगानिस्तान में एक मीनार देखा था जिसका नाम था जाम सितार। कौन मीनार का नाम था? उस मीनार से प्रेरित होकर वो दिल्ली में महरौली जगह है, देखा, महरौली की बस चलती है, तो वहां जाओगे तो वहीं पर कुतुब मीनार उतार देगा आपको। इधर पार्क भी है, इधर मीनार में टिकट लगेगा। इंडियन लोग का शायद, हमारे जमाने में जिस समय हम गए थे, आज तो हो गया 15 साल पहले गए थे, तो उस समय हम लोग 20 रुपया दिए थे टिकट का। लेकिन जिस समय हम लोग 20 रुपया देते थे, और वो फॉरेनर लोग के लिए था $50। वो डॉलर में लोग से पैसा लेता है फॉरेनर का।
फॉरेनर का अलग पैसा है, इंडियन का अलग है, ठीक है, ये नहीं कि इंडियन ही वाला पैसा देके वो घुसेगा, और फॉरेनर का अलग चार्ज है। तो कहने का मतलब है, तो वो प्रेरित कहां से हुआ था? अफगानिस्तान के मस्जिद से, और वो बनाना स्टार्ट कब किया था? 1193 ईस्वी बनाया, किंतु देखो वो पूरा नहीं कर पाया। तो दिल्ली का कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? महरौली में। कहां पर है? अरे बोलता नहीं, कहां पर है? महरौली में। अब जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो मीनार बनाया था वो 2 मंजिला था। कितना मंजिला? और जबकि शेष जो 3 मंजिला जो था इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसमें मीनार का निर्माण कराया तो उसकी कितनी संख्या थी? 2 तल्ला। फिर बाद में इल्तुतमिश कितना बनाया उसको? तो बढ़ा के टोटल कितना हो गया? 5। तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इस मीनार पर बिजली गिर गया। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक का समय चल रहा था बिजली गिर गया, लेकिन आगे चल के अभी जो आप जो देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया है। अभी वाला जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो फिरोज शाह तुगलक वाले स्ट्रक्चर देखते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाया। मतलब बोला कि हर राजा कंपटीशन वो बनाया, गुलाम बन तो हम काहे छोड़ेंगे। तो खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसने भी मीनार बनवाया। उस मीनार किसके विरोध में बनाया? कुतुबुद्दीन, ये क्या कुतुब मीनार के अगेंस्ट में। उस मीनार का नाम था कौन सा मीनार? अलाई मीनार। बनवाना प्रारंभ किया क्योंकि इंजीनियर, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ उस तरह का डिजाइन तैयार करने में, इसलिए मीनार नहीं बन पाया। तो इसीलिए उसका कॉपी नहीं बन पाया। कॉपी बन जाता तो कुतुब मीनार में देखने जाते कोई। अगर दिल्ली का आगरा का ताजमहल आ जाए, बना दिए गांधी मैदान में, अरे बना देना कॉपी। इंडियन है इसलिए नहीं बोला, चाइनीज रहता ना बना देता। अभी काहे नहीं बनाने सकेगा, सब चीज एक जैसा कॉपी कर देंगे। अभी हम लोग देखते दुर्गा पूजा में पंडाल बनता, कैसे बनता है? बना था एक बार रांची में राम मंदिर, एकदम हु कॉपी कर दिया था। कितना 2 करोड़ कितना करोड़ रुपया के बनैले था, बताओ। नहीं देखने गए थे? बताओ, झारखंड में रह के रांची नहीं गए? हाँ, फोन में देखना चाहिए। एकदम कॉपी बना दिया था रांची का। रांची में 1 करोड़ का था, 1 करोड़ नहीं था, 2 करोड़ बता रहा था इसका बजट था। सोचो 4-5 दिन में 2 करोड़ रुपए का पंडाल, अयोध्या का राम मंदिर खड़ा कर दिया था। सेम जैसे समय सब वही चीज। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गई आपको बात। उसके बाद देखो आगे चल के क्योंकि इसका टॉपिक को खत्म करना जरूरी इसलिए बता रहे हैं। आगे बोला गया है 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हुआ। पोलो खेल समझते हैं क्या? घोड़ा में रहते हैं, चढ़ते हैं, और एक स्टिक रहता है, और स्टिक से मार करके गड्ढा में बॉल को डालना पड़ता है, उसी को पोलो कहते हैं। तो अगर बोलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कैसे हुआ था, तो जिसको कहा जाता है चौगान। क्या कहा जाता है? चौगान। जिसको बोला जाता है क्या? पोलो। पोलो खेल जानते हैं ना? हाँ, तो आप लोग भी बैठ जाइएगा। क्या मिलेगा? घोड़ा नहीं मिले तो बैलों पर बैठ के। अब भैंस तो मिलवे करता है, अब भैंस केवल बैठिएगा नहीं भूल से, बैल पर। हाँ, उस बैंड तमिलनाडु में जो होता ना, बैंड के क्वेश्चन भी करंट अफेयर में पूछा जाता था। वो जो वहां पर जो बैल का युद्ध होता था, लड़ाई, साड़ का नहीं बैल का। हाँ, बंद कर दिया गया, बैंड लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये पोलो खेला और टपक गया। बताओ मृत्यु कहां आया? आगे पढ़ेंगे। हुमायूं सीढ़ी से गिर के मर गया, सीढ़ी से गिरा मर गया। बताओ ऐसा ऐसा कौन जीवन, इस का कोई जीवन है? इस सब हम लोग का जीवन ठीक है कि नहीं? काम खाए, बढ़िया से रहे, संतुष्ट रहे। तो इसीलिए इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? लाहौर में। कब हुई थी? 10 ईस्वी में। मृत्यु का कारण क्या था? पोलो। तो आपसे पोलो याद रखिएगा, लेकिन यही नाम पूछेगा आपका, चौगान। क्या खेलते हुए? चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गया। किसकी मृत्यु हुआ था? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, घोड़ों से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी? किस शासक का? ऐबक का। ऐसे पूछता है, ठीक है। अब देखो इसका था, तो ये जब टैलेंटेड आदमी थे, इसका सेनापति भी रखा था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था?
तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बख्तियार खिलजी, लेकिन ये गद्दी पर नहीं बैठा, ये बिहार का शासन इसको मिला था। मोहम्मद गौरी के समय में ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा का कार्यभार संभाला हुआ था। ठीक है, तो ऐबक जब मरा कहा, लाहौर में, तो मकबरा भी वहीं बनेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहां स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कहां हुआ था? कब हुआ था? ये किस खेल से मृत्यु हुआ था? बोलो। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? लाहौर। और ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या जो सिखाने वाले व्यक्ति थे उसका नाम था अब्दुल अजीज कूफी। है कूफी, कूफी बोलते, कूफी द्वारा सिखाया गया था। तो इसका जो घुड़सवारी, जो धनुर्विद्या, धनुर्विद्या समझते हैं ना क्या? वो लोग का तीर बहुत खतरनाक होता था, अफगानी तीर, इंडियन तीर का नहीं। वो जो अभी देखते हैं ना आदिवासी वाला तीर, उस स्टाइल में। और लोग मार करता कहां था? सीधे आंख में मारो, आंखें में मारता था सेना का, कि सीधा राजा मर गया तो प्रजा अपने भाग जाएगा, सैनिक उसका। ठीक, देखे है ना, मूवी में तो दिखाता है। चलो ठीक है, तो यहां तक आपका था पूरा का पूरा कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक का बारे में। ठीक, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको बता दिए हैं, मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया गया है, उसको एकदम फेयर कॉपी में बनाना है और एकदम दिमाग में लोड करते जाना है। वेटिंग नहीं कीजिए कि कल पढ़ेंगे ना कल पढ़ेंगे, तो कल का सोचिएगा तो कल फिर आ जाएगा एक नया, कल फिर नहीं आ जाएगा। तो आज है तो आज ही समाप्त कीजिए। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं तक, अगली कक्षा अगली क्लास में होगी। धन्यवाद।